सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। दो अहम तरीन गेस्ट हैं हमारे साथ। दानियाल अजीज़, साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक चेयरमैन NRB, सीनियर सियासतदान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं दूसरे गेस्ट हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, एक बड़ा नाम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप शामिल हुए। दो अहम तरीन इशूज़ जो रिलेटेड हैं बहुत सारे इशूज़ से, उसको सामने लेके आता हूँ। मैं बात शुरू करता हूँ दानियाल अजीज़ साहब से, क्योंकि दानियाल अजीज़ साहब ने माजी में पाकिस्तान के लिए बड़ी इस्लाहात और बड़ी अहम तरीन पॉलिसीज़ जो है वो इस्टेब्लिश की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आने वाली हर गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और इस्लाहात को जो नेशनल इंटरेस्ट में होता है उसे ख़त्म कर देती है। जबकि बैरूनी दुनिया में हम देखते हैं कि अगर हुकूमतें 5 साल 10 साल ना भी मिलें, क्योंकि पॉलिसीज़ और इस्लाहात कोई 2-3 साल के लिए तो नहीं होता है, 10, 15, 20 साल का नताइज उसके निकलते हैं। तो इस सूरत हाल में हमारी यहाँ तो हुकूमत अव्वल 5 साल चलती नहीं है, और अगर 5 साल चल भी जाए तो पिछली हुकूमत की जो पॉलिसीज़ और इस्लाहात है उसे दफन कर देती है, क्योंकि इस बात को वो बर्दाश्त नहीं करती कि फ़लाँ शख्स ने किया था या फ़लाँ हुकूमत ने किया था, जबकि वो नेशनल पॉलिसीज़ होती है, नेशनल इस्लाहात होते हैं। दुनिया में हमने देखा है कि अगर हुकूमत ख़त्म भी हो जाए 5 साल में, तो दूसरी हुकूमत जो आती है वो उन इस्लाहात और पॉलिसीज़ का तसलसल करती है। अव्वल तो बहुत सी हुकूमतें ऐसी होती हैं कि 10-15 साल पूरा करती हैं, उनके यहाँ सिस्टम ऐसा होता है, वहाँ फ़ौज इंटरफेयर करके हुकूमत नहीं गिराती है, साजबाज करके वहाँ अदलिया जो है मावरे आइन फ़ैसला दे के एक चलती हुई हुकूमत को जो है वो नहीं ख़त्म करती है, तो वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। और अगर हुकूमत चली भी जाए तो दूसरी हुकूमत उन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करती है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं जनाब दानियाल अजीज़ साहब की तरफ आ रहा हूँ। दानियाल अजीज़ साहब, मौजूदा हुकूमत है और उसके बड़े इत्तेहादी हैं, मासवाए चंद छोड़ के या PTI को छोड़ के, फ़ौज बिल्कुल इंटैक्ट है और बहुत ज़बरदस्त उनके साथ खड़ी हुई है, और दोनों एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स के ज़रिए पॉलिसीज़ भी हम देख रहे हैं, सुनने में आ रही है, और इस्लाहात भी सुनने में आ रहा है। तो सर आप क्या समझते हैं? दो सवाल यहाँ पे है कि क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है, आर्मी है, इनके साथ इंटैक्ट है, ये जो इस्लाहात और पॉलिसी दे रहे हैं इसकी कंटिन्यूएशन किस तरह होगी? क्योंकि ये पॉलिसीज़ 10 साल 15 साल के लिए होती है, तो क्या हम समझें कि अगली हुकूमत भी ये 5 साल पूरे करेगी और अगली हुकूमत भी यही होगी? एक फ़ौज का बड़ा हिस्सा जो है, यानी फ़ौज जो है मौजूदा इस हुकूमत को लेके चल रही है। जी क्या कहते हैं सर? जी आपकी बहुत मेहरबानी मुझे शो में बुलाया। मेरे ख्याल में इस हुकूमत का जो अभी तक हमने कारकर्दगी देखी है, इसमें तो इस किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं आना डॉक्टर साहब। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इस्लाहात की ही कोई नहीं, और ये 14 अगस्त को हमने सुनना था इनकी इस्लाहात, जो ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से, जो सारे एक बच्चे की ज़ुबान पे है कि पाकिस्तान की मईशी हालात ठीक नहीं है, और इन्होंने अपना बहुत बड़ा प्लान जो बाहर से कंसल्टेंट ला करके और पूरी गवर्नमेंट में मुशावरत करके एक नए फाइनेंस मिनिस्टर के ज़ेर निगरानी ये सारा मुसद्दा तैयार किया था। तो उसके बड़े शाहजहाने बजाए गए कि जी 14 अगस्त को वो बड़े धूमधाम से प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और 14 अगस्त आई और गुजर गई, अब 2-3 हफ्ते भी गुजर गए हैं और कोई चीज़ भी नहीं। तो मैं तो पहले दिन से कहता रहा हूँ कि इनके पास प्लान ही कोई नहीं है। तो वो बात मेरी सच्ची साबित हो गई है। और ना सिर्फ ये, बल्कि 1 साल 1.5 साल हुकूमत में रहने के बाद PDM की जब बात टाइम आया इलेक्शन का, तो ये तो अपना मैनिफेस्टो नहीं बना सके। वही चैप्टर जो मईशत का चैप्टर था, उसकी वजह से 3 दफ़ा डिले हुआ, और इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले इन्होंने अनाउंस किया कि जी ये हमारा मंशूर है, जो कि जाहिर बात है तब तक तो वोटर ने अपना अपना ज़हन बना लिया होता है। सो कहने का मकसद ये है कि वो भी डिले और वो सारी कारकर्दगी वो भी रद्द हो गई। उसके बाद जो केयरटेकर गवर्नमेंट ने काम किया हुआ था वो भी आप समझ रहे रद्द हो गया, और फिर जो इनका अपना प्लान आना था 14 अगस्त को, वो भी नहीं आ सका। सो इन हालात में आप मुझे बताएं कि कौन से रिफॉर्म की हम बात करें, इन्होंने कौन सा आगाज किया है जिसके बारे में हम ये तबसरा करें कि आने वाली हुकूमत
उसको बरकरार या उसको तसलसल बरकरार रखेगी या नहीं रखेगी। इन्होंने तो किया कुछ नहीं। सर ये एक जो अभी रिसेंटली जो है वो 5E पॉलिसी इन्होंने दी है, जिसमें इक्विटी है, जिसमें इन्वायरमेंट है, जिसमें ई पाकिस्तान है जो कि आईटी के हवाले से है, एक्सपोर्ट्स है और एनर्जी है। और ये पॉलिसीज़ उन्होंने, उनका कहना है कि ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर दी है उन्होंने। और इसके साथ साथ जैसे इदारे हैं अहम तरीन जनाब FBR, उसमें रिस्ट्रक्चरिंग शुरू कर दी है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो वो कह रहे हैं। अब आप इसके ऊपर कैसे देखते हैं इसको? जिस वक्त आपका ये जो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, ये पहचाना जाता है प्रोग्राम 2025 के नाम से। और ये एहसन इकबाल साहब जो हैं, इन्होंने पहले प्रोग्राम 2010 दिया था और उस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और जब 2010 फाइनली आ गई, इन्होंने 1999 में ये प्लान दिया था, या 1998 में दिया था, 2010 और 2013 का दिया था, 2025 का, और ये है 2024-2029। जी सर, ठीक है। तो इसमें जब जो बिजली का लफ्ज है, इलेक्ट्रिसिटी का, वो जो 2010 वाला प्रोग्राम था, उसमें वो वाहिद लफ्ज, बाकी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी और पता नहीं क्या कुछ लंबे लंबे फलसफे। तो जब 2010 आई फाइनली, तो उसमें हमने क्या देखा कि उसमें पूरे पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। यानी जितनी मईशत थी, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, एग्रीकल्चर सेक्टर था, एजुकेशन, जो जो इन्होंने बातें की, वो सारे का रगड़ा निकल गया, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली नहीं थी। तो बजाय इसके कि ये देखें कि 2010 के हदफ पूरे क्यों नहीं हुए और उनको कैसे पूरा करना है, इन्होंने क्या किया कि एक नई ट्रक की बत्ती ईजाद की और उसके पीछे लगा दिया 5E के नाम से। और अब 2025 आ गई है और उसमें से भी कोई हदफ पूरा नहीं हुआ। तो बजाय इसके कि उसका मुतालिया हो कि हम क्यों फेल हुए हैं, किस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि सोचा तो ये जाता अगर 10 साल प्लान बना रहे हैं, तो फिर वो नुकात जो है उनकी अहमियत ऐसी है कि वो 10 साल के बाद अगर अचीव ना हो तो वो पिघल तो नहीं जाएंगे, खत्म तो नहीं हो जाएंगे। तो इसका मतलब है समथिंग इज वेरी रॉन्ग। और अब क्या हुआ है कि बजाय 20-25 साल पे आ गया कि वो हम देखें कि क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्या खोया क्या पाया, अब 2047 का नई ट्रक की बत्ती बता दी हमें। तो इस तरह से ये इनका नाम पड़ गया हुआ है, लुक बिजी डू नथिंग। ये कुछ भी नहीं करते, टाई पहन के ये सेमिनार में जाते हैं, अंग्रेजी झाड़ के आ जाते हैं। आप मुझे बताएं, ये इनकी मिनिस्ट्री का नाम है प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स। कौन सा रिफॉर्म हुआ है जरा बता दें। अब तो सर डिप्टी, अब तो वो डिप्टी प्लानिंग एंड वो नॉमिनेट हो गए हैं सर। अरे सर ये आप इनको भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें, एक और बना दें। जी सर, दो प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें। ठीक, जो वो साहब कर रहे हैं, उन्होंने भी 14 अगस्त को रोक दिया था कि ये मुझे मुसद्दा देख लेने दें। 2 हफ्ते हो गए, उनसे भी इकोनॉमिक मुसद्दा कोई नहीं बना। नहीं देखिए, सी पैक सिलसिला था सर। सी पैक जो है वो बंद कर दिया गया, उसको 2021 में 5 कमर्शियल जोन होने थे, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। अब दोबारा शुरू किया गया है और उसके ऊपर चाइना के वज़ीर आज़म का भी स्टेटमेंट भी है कि 5 कॉरिडोर उस पर काम कर रहे हैं। तो ये सर मईशत की मजबूती के लिए ये हुकूमत जा तो रही है सर, काम तो कर रही है, जो पिछली हुकूमत ने डिसकंटिन्यू कर दिया था सर। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ऐसी चीज का, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, ये कुल मेरे ख्याल में 15 थी, जिनमें से कोई 10 जो थी ये 2019 में ऑनलाइन आ जानी थी। और उसके लिए इन्होंने पावर कॉन्ट्रैक्ट कर ली, यानी जो ये IPPs का आजकल झगड़ा पड़ा हुआ है, इसमें कम से कम 1000 मेगावाट जो है वो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया उस वक्त। अब 2025 आ गई है, 2-4 महीने में आ जानी है। तो ये 6 साल के पीरियड में, जब जिसमें सिर्फ कोई 2 या 2.5 साल जो है इन्होंने जो PTI की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये सिलसिला चलाया, बाकी सारा वक्त जो है वो तो एहसन इकबाल साहब रहे हैं। बल्कि अभी भी जो नया महकमा बनाया गया था PTI दौर में, उसको खत्म करके वापस प्लानिंग में ले गए हैं। लेकिन सर 3 साल 7 माह जो है वो तो इमरान खान की हुकूमत थी और उसने टोटल ब्लॉक कर दिया था सर। जी एक मिनट, आप पूरे अगर फर्ज करें 2019 में ही आने थे, वो 3 साल निकाल भी दें तो ये 2025 आ गई है। तो ये कहाँ गया PDM की पूरी हुकूमत में। चले सर, मैं आगे बात करूंगा। मैं जरा हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब का एक मिनट मैं आखिरी बात कर लें जल्दी। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो आज बिजली का बहरान हम फेस कर रहे हैं, उसमें सरासर ये है जिम्मेदार, क्योंकि डिमांड कम है तो ये कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ रही हैं। तो डिमांड तो ऐसी चीज में भी जानी थी। चलें सर, इसके ऊपर आपसे किसी वो फिर मेरा आर्गू बनता है, एक सवाल है, लेकिन मैं बाद में करूंगा, टाइम कम है। मैं आता हूं हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब की तरफ। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब,
हुकूमत लगता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के ज़रिए सरमायाकारी भी सुना है कि अभी 10 अरब और 17 अरब की जो बातचीत हुई थी ख़ास तौर पे सऊदी अरब से, उसकी इन्वेस्टमेंट मादनियात पे तकरीबन 65 करोड़ जो है वो आ रहा है अगले महीने, उसका आपके एग्रीमेंट है, और 15 करोड़ रुपए चागी पे है। इसी तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है, इसी तरह ये पॉलिसीज़ की बात की जा रही है, और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन में आर्मी और हुकूमत एक साथ खड़े हैं। और इस किस्म की पॉलिसीज़ जिसके ऊपर दानियाल अजीज़ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ दी हुई हैं जिसको उठा के हुकूमतों ने ज़ाया किया। अब ये लगता है, आपको लगता है कि ये हुकूमत जो पॉलिसीज़ दे रही है, जो काम कर रही है, इसके लिए इसको तकरीबन 10 साल चाहिए, और ये प्लानिंग भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो और अब ये मुख्तलिफ जो इत्तेहादी हुकूमत है उनको इंगेज भी कर रहे हैं, JUI को भी इंगेज कर रहे हैं सवाए PTI के। तो ये क्या 5 साल कंप्लीट करेंगे और अगला 5 साल भी लेंगे और 10 साल में ये तमाम इस्लाहात और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको भी और दानियाल को भी पहले तो बहुत सलाम। डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये जो आपका जो मसला है वो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क का मसला हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये तो वो मसाइल हैं कि जिसने इनकी कोई मांग जो है उसका तयन हम नहीं कर रहे। ये जितने पाकिस्तान के मसाइल हैं जो राइटली दानियाल ने बहुत हाईलाइट किए हैं और भी कई किए जा सकते हैं, और जिस शोबे में आप हाथ डालेंगे इसी तरीके से आपको कई नागुफ्ता बे हालतें नज़र आएंगी। इसकी मां तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, सियासी इस्तेकाम की गैर मौजूदगी है। ये तो है रियासत पाकिस्तान का मसला। अब हुकूमत वक्त का मसला क्या है? हुकूमत वक्त का मसला जो है वो ये है कि वो किसी भी बयानी से तही दामन है। देखें, मेरे पास पाकिस्तान की जो दरख्शां तारीख है 70 साल 75 ईयर्स की देख लें, जितनी देख लें मर्जी देख लें। मैं मेरे बिल्कुल आपके सामने 2-3 फिक्र पेश कर देता हूँ। अयूब खान से ज़्यादा दरख्शां दौर तरक्की का दौर किसी ने देखा था? तो क्या बिगाड़ लिया अयूब खान की उस तरक्की ने कि जब लोगों ने उनके खिलाफ निकले तो वो गलियों में घसीटने का अज़्म किया, और उसके नाम के साथ गालियाँ जो थी वो बिल्कुल जुज़्व लाजनफक बन गई और वो उनको पुकारा जाता था। फिर उसके बाद आप आ जाएं, चलो जलाल हक का दौर एक क्वार्टर माइल का दौर था, परवेज़ इलाही साहब का या सरताज मुशर्रफ का जो दौर था पाकिस्तान की तरक्की में बहुत एक नामी ग्रामी दौर था। तो क्या बिगाड़ लिया उस दौर ने? क्या मुशर्रफ 2008 के इलेक्शन में हजीमत आमेज शिकस्त नहीं हुई परवेज़ इलाही को? चलो उसको भी छोड़ दें। नवाज शरीफ का दौर जो था 2013 का 2018 का, दानियाल साहब उसके हिस्सा थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से, मेरा ख्याल है इनको उस अपने सियासत के जिन जगहों पे बहुत फ़ख्र होगा और सीना फुला के बात कर सकते हैं, वो दानियाल साहब की वो कारकर्दगी है जो उन्होंने 2013-2018 में की, और बाकी भी टीम मेंबर्स ने इनसे बढ़ चढ़ के की होगी, इनके साथ इन जैसी की होगी। तो क्या बिगाड़ लिया? और फिर उसके और मिसाल ले लें, इमरान खान साहब का जो दौर है 2018 से लेकर 2022 तक का, इससे ज़्यादा आपने कोई नाअहली नालायकी देखी है? आपने देखा है कि एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव मंशूर दिया था इमरान खान साहब ने 2018 के शुरू में इलेक्शन से पहले, उनमें से कोई एक मद, कोई एक शख्स जो उसको उस पर अमल हमारा दरामद हो सके, कर सके, नहीं कर सके। तो क्या बिगाड़ लिया? चलो उसको भी छोड़े। उस्मान बुज़दार जो है, आप तो पंजाब में आपने रहन सहन नहीं रहा, मैं और दानियाल तो बरत रहे हैं। यकीन आने के मेरा ख्याल है कि पंजाब की तारीख में इससे ज़्यादा तारीख दौर, जब भयानक दौर नहीं देखा होगा पंजाब हुकूमत की हद तक, गवर्नेंस की हद तक, जो उस्मान बुज़दार का था। पंजाब के अंदर आज सबसे ज़्यादा मजबूत सियासत किसकी है? इमरान खान जैसे साहब या 10 अप्रैल 2022 के बाद इक़्तिदार से रुखसत हुए तो किसकी मजबूत सियासत थी? क्या उस्मान बुज़दार की नाअहली नालायकी इमरान खान की सियासत को बिगाड़ सकी? क्या इमरान खान साहब का अपना मंशूर, जो चाहे घर थे, चाहे रेवेन्यू इकट्ठे करने थे, चाहे करप्शन नीचे लानी थी, चाहे जो कुछ करना था, जिस मद में चले मद में चले जाएँ, उनमें से क्या पूरा हुआ? कोई बिगाड़ सके? मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें, ये ज़रूर है कि जो आज की हुकूमत है, जिन्होंने आज़ू किया था कि मुल्क बचाने आए हैं, मेरा ख्याल है इससे बड़ा झूठ था ही कोई नहीं। क्योंकि ये कहना कि जी मुल्क बचाने आए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जेन्युइन रूप था।
अगर मुल्क बचाने नहीं तो आप ये मानते हैं सर, देखें मुल्क तो उन्होंने बचा दिया था पीडीएम की गवर्नमेंट ने, वो तो कह दिया उन्होंने, वो स्लोगन उनका वो था। ये तो है सर जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट नहीं, क्या हुआ उसका, क्या अगर बचाया नहीं, बचाया तो यही कहा ना कि हमारी, उसके बाद क्या कहा कि हमें इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ी, क्योंकि सियासी जमातें जो वो अभी भी अदा कर रहे हैं सर, जो बड़ी कुर्बानी देती हैं, वो तो कह रहे हैं ना कि कुछ हालात, इलेक्शन 2024 का इलेक्शन ने ये साबित किया कि पीएमएलएन ने कुर्बानी जो सियासत में दी थी वो उन्होंने फेस किया। काफ़ी सीटें उन्होंने लूज़ की, बड़ी बड़ी सीटें लूज़ की सर, आम पीटीआई के लोगों के तो यही मैं कह रहा हूँ ना, यही क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खुद फरेबी की, अपने आप को फ्रेम में रखा, धोखा अपने साथ किया। जब वो कह रहे थे मुल्क बचाने आ रहे हैं तो मैंने कहा नहीं हजूर, मुल्क नहीं बचाने आ रहे, आप सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आ रहे थे। आपके लिए इमरान खान साहब ने जायज़ अरसा हयात तंग किया हुआ था। आप चाहते थे कि अब हर सूरत में इमरान खान साहब को बैर होना चाहिए, चाहे उसके बाद आपकी अपनी सियासत जो है वो खुदे लाइन लग जाए या बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आ जाए। और इस वक्त आप सर मुझे मौजूदा हुकूमत का बताएं सर, क्योंकि टाइम कम है। मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मौजूदा हुकूमत जो अभी की हुकूमत है, देखें मोडीज ने भी, वर्ल्ड बैंक ने भी, एशियन तरक्याती बैंक ने भी, IMF ने भी, और वो जो आपका फिच है उसने ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत सही डायरेक्शन पे आ चुकी है। तो सर ये डायरेक्शन नहीं थी ना जो आपने इमरान का जिक्र किया, फिर पीडीएम ने कुर्बानी दी, अब सही है। अब ये जो पॉलिसीज बन रही हैं तो इसमें इस हुकूमत को, फौज इनके साथ है, इस हुकूमत को 5-10 साल मिलना चाहिए ना सर, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक हुकूमतों को 10 साल नहीं मिलेगा मिलने, मैं तो इनको 20 साल, मैं तो इनको इमरान के मुकाबले में 20 साल देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि हजूर ये इशू आपका नहीं है। एक फिक्रे में आपका जवाब दे दिया था। आपका मुल्क जिस सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, 2014 में इमरान खान साहब की जेर निगरानी जो धरने क्या है सर, उसको क्या करना चाहिए? चलो मान लेते हैं। बाद इन हुकूमतों ने कहा है सर, इमरान खान जेल में है, पीटीआई चीखती चिल्ला रही है, वो टूट गई है, तंजीम खत्म हो गई है, अहम तरीन केसेस बन गए हैं, जनरल फैज जो है गिरफ्तार हो गए हैं, कोर्ट मार्शल हो गया है, पीटीआई रो रही है, मर रही है, उनके ऊपर उनके ही लोग कह रहे हैं कब्जा कर लिया गया, इमरान को निकालना नहीं चाहते हैं। ये जमात क्या अदम इस्तेहकाम लाएगी? तो फिर आप तो नहीं तो आपका तो जवाब आपके पास है। जब सब अच्छे की रिपोर्ट है तो फिर हम किस बात का यहाँ रो रहे हैं? तो ये दानियाल किस बात का शिकवा कर रहा है? आप भी मुतमईन है और ये आपने रिपोर्ट दी है, चलो मैं मान लेता हूँ, फिर आगे चले। तो सर मैं ये की रिपोर्ट है, तो सर मैं यही तो पब्लिक ओपिनियन अगर नहीं है आपके साथ, अगर आप देखिए डॉक्टर साहब, क्राइसिस ये है कि ये मुल्क इस वक्त शदीद इस तरह के सियासी इस्तेकामों में, अदम इस्तेकाम में कौमें तहलील हो जाती हैं। आप रोना को और हो रहे हैं, मैं रोना को और हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपका मुल्क आखिरी दमों पे पहुंचा हुआ है। इनका कसूर सिर्फ यह है कि इन्होंने उड़ते हुए तीर को अपने बगल में ले लिया है। ये सारा कुछ इमरान खान साहब को, बाजवे को भुगतना था। इन्होंने ये बात सिर्फ अपनी जो आकमत अंदेशी की वजह से, अपनी आकमत नादेशी की वजह से, अपनी एक जिसको कहना चाहिए कि जो जाती जो वेस्टर्न इंटरेस्ट उनकी वजह से पूरी सियासत गरक करा के बैठे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासत दो बंदों के पास है, एक एस्टेब्लिशमेंट के पास है, इमरान खान साहब के पास है। जिस दिन आपके अंदर जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता, इनका ऊंट किसी करवट नहीं बैठ जाता, आप सियासी तौर पे किसी को क्रेडिट या डिसक्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी चीज़ें इस वक्त ये बाकी जो सियासी जमातें हैं इस वक्त वो काउंट पे नहीं है। सर इस्टेब्लिशमेंट, सर आपने अभी खुद आपने माजरत के साथ मुझे ये थोड़ा सा सवाल उठाने दीजिए। अभी आपने कहा कि सियासत दो आदमियों के पास है, या तो इस्टेब्लिशमेंट के पास है या इमरान खान के पास है। इमरान खान जेल में है सर, ठीक है, लोग उनके हैं, वो वोट तो डाल देते हैं, ना तहरीक चला सकते हैं, ना इनकलाब ला सकते हैं, ना कोई शोर, देखें जलसा भी नहीं कर पा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट जिसका आपने कहा है कि जी वो सियासत कर रही है, तो वो तो हुकूमत के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म और सिपहसालार एक दूसरे की तारीफ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और दोनों मिलकर
आगे बढ़ रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट मैं बात समझा नहीं सकता सर। डॉक्टर साहब मैं बात समझा नहीं सकूं। देखें मैं एक बात जरा मुझे हौसले से दो फिक्रे कहने दें सर के साथ। सर मैं अर्ज मैं इतनी ये कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई मुझे मिले कि मुझसे पूछे कि मुल्क किस सिमत में जा रहा है, तो मैं उससे पहला सवाल यह है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में जो एक मुकाबले की कैफियत है, इसमें ये ऊँट किस करवट बैठेगा। कतई नज़र इसके जो आप बातें करें मैं सबसे एग्री करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है आज तक पब्लिक को अपने सपोर्टर्स को उकसाने पे, भड़काने पे, लड़वाने में नाकाम रहे हैं। लेकिन इस वक्त पब्लिक ओपिनियन की अगर अक्सरियत इमरान खान के पास है और ताकत का सचेशन एस्टेब्लिशमेंट है, तो इनके दरमियान में एक फैसला होगा तो मुल्क के बारे में फिर मैं आपको बता दूंगा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। ठीक, ये बाकी प्लान 20 साल के दे दें, 50 साल के दे दें। चले सर, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है छोटा सा, आपकी बात क्लियर आ गई सर, ये बहुत ही वाज़ेह तौर पर आपका पॉइंट आ गया, सवाल भी क्लियर हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। दानियाल अजीज साहब, मैं एक बहुत ही अहम इश्यूज़ पे आऊँगा और वो ये है कि जैसे मैंने कहा था कि जी पाकिस्तान में जो हुकूमतें गिराई जाती हैं, ये जो अदम इस्तेहकाम आया, पहली दफ़ा कामयाब हुई, उसके पीछे भी फ़ौज थी। बहरहाल तो पाकिस्तान में जो हुकूमतें गिराई जाती हैं वो या तो फ़ौज गिराती है सर, या जुडिशरी गिराती है। अब सिलसिला ये है कि मौजूदा हुकूमत के साथ फ़ौज बिल्कुल इंटैक्ट है और मुझे नहीं लगता कि फ़ौज अभी कोई ऐसे हालात हैं कि इस हुकूमत को गिराएंगे। अच्छा सर, ख़तरा जो है वो जुडिशरी से है हुकूमत को, और हम देख रहे हैं कि इस सिलसिले में वो कोई तरमीम भी लाना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में कई किस्म की, ताकि किसी तरह जुडिशरी को वो कवर कर सकें। एक तो सवाल ये है, और इसी से रिलेटेड है सर, कि हमने पाकिस्तान में दो मुक़द्दस गाय देखी हैं कि अगर आर्मी और जुडिशरी, आर्मी का तो हम एहतसाब देख रहे हैं सर, अब तो DGI लेवल के लोग भी कोर्ट मार्शल हो रहे हैं, लेकिन जुडिशरी ने जो इस मुल्क के अंदर गैर आइनी, गैर कानूनी फ़ैसले दिए और आज तक देती आई है, 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला भी गैर आइनी कहा जा रहा है, तो उससे पाकिस्तान को, हुकूमत को तो नुकसान हुआ ही हुआ, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के लोगों को भी नुकसान हुआ, निज़ाम को भी हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि सर आर्मी का एहतसाब तो शुरू हो गया है, जुडिशरी का एहतसाब हमें नज़र नहीं आता है, जबकि फेक डिग्री वाले भी मौजूद हैं, करप्शन वाले भी हैं, मिसकंडक्ट वाले भी हैं, गैर आइनी फ़ैसले करने वाले भी हैं। क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल में जो जहाँ तक जुडिशरी की आप बात कर रहे हैं, वो जो इंट्रोस्पेक्शन हो रही है वो कुछ ना कुछ तो सामने आई है। आप देखें जो सिद्दीकी साहब थे, उनका जो केस बहुत देर से रुका हुआ था, उसका फैसला, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस था, उसके बारे में उन्होंने साफ वही से तस्लीम कर लिया कि ये कानूनी और आइनी ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं था। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जजेस साहिबान के इस्तीफ़े सामने आए हैं, वो लोग थे जो साफ पता है, उनको भी पता है, इसलिए शायद उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए बजाय अपने केस कंटेस्ट करने के, कि वो काली भेड़ें थी जुडिशरी की। और मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कम अज़ कम 2 तो ऐसे बहुत मशहूर और मरूफ हैं। बाकी कहने का मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम उस रास्ते पे हम गामज़न हैं। अब अगर आप नए अंदाज से वो काली भेड़ें चाहते हैं कि पैदा करें और इस गुलाफ में उसको लपेट के पेश करें कि ये जी इस्लाहात हैं, ये इस तरह से है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान की तारीख में। और जब हमारे आने वाली नस्लें ये वक्त जांचेंगे तो वो इस बात को तस्लीम करेंगे कि ये एक चीज़ अगर सुधर रही थी तो उसको मज़ीद बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं थी, बजाय उसको सुधरने की तरफ मज़ीद मायल करना चाहिए था। और उसमें अगर जो हम बहुत मिसालें देते हैं और हमारा अकीदा भी है, हमारी बिलीफ है, जो हिस्टोरिकल जो इस्लामिक जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें तो अपने सगों को भी नहीं माफ़ किया किसी ने। तो यहाँ पर आकर अगर हम कहते हैं कि ये महज किसी हल्के में अगर एक रिटायर्ड जज जो है वो आखिरी टाइम पे हमें ख्याल आए, जबकि
जो इलेक्शन का मुसद्दा है वो सारा का सारा तमाम पार्टियों ने यूनानिमसली तय किया है कि ये सर्विंग जज होंगे और इनके पास इलेक्शन कमीशन के पास अर्जेंट रेजोल्यूशन के लिए 60 दिन होंगे और ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनके पास 120 दिन होंगे और वो अगर अपने रास्ते पे गामजन है तो आप मुझे बताएं एडजुडिकेशन के लिए अगर रिकॉर्ड नहीं मंगवाना किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तो उन्होंने फिर करना क्या है। बात तो ये है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों का रिकॉर्ड मंगवाया गया और थली मच गई और कह दिया जनाब कानून अमेंड कर दें और ये जो जजेस हैं रिटायर्ड ले हैं और वो इलेक्शन कमीशन अपनी मन मर्जी के तहत अपॉइंट करेगा और फिर लाहौर हाई कोर्ट में ये बात पसंद नहीं की गई और उसके खिलाफ फैसला आया, अभी कंसल्टेशन का कह दिया गया वगैरह वगैरह। असल बात तो ये है। तो आप मुझे बताएं रिकॉर्ड भी नहीं मंगवाना है किसी ट्रिब्यूनल ने तो उनका काम क्या है फिर ये ट्रिब्यूनल खत्म कर दें और बस कह दें ठीक है जो अनाउंसमेंट होगी फॉर्म 47 की वो ठीक है और ये कानून में लिख लें ताकि जान छूट जाए ना। अब इन सारों का नया ऑपरेशन आप करेंगे और वावेला मचेगा और फिर से वो पुराने जख्म हम ताज़ा करेंगे और जो चीज़ एक बेहतरी की तरफ जाने की मतलब नहीं सर, मैं यहाँ हुज्जत करूँगा, मैं एक हुज्जत करूँगा। ठीक है, देखें सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फांसी दी जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ताहयात नाहल किया, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। इसी तरह से और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं और आपके ये बता देते हैं। लेकिन सर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जब आप फांसी देते हैं, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आप उसकी हुकूमत को ख़त्म करते हैं, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 1 मिनट की सज़ा दे देते हैं और ये सारे फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, अनलॉफुल हैं। तो जब अगर जुडिशरी अनलॉफुल फैसले करे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले करे, आइन की पामाली करे, मावराए आइन फैसला दे, तो सर 209 के तहत उन्होंने अपना एक एहतसाब का तरीक़ा बनाया हुआ है। लेकिन मुझे बताएं 1956 से लेके आज तक मावराए आइन, आइन की पामाली, आइन को तोड़ने, आइन को अमेंडमेंट करने के लिए इजाज़त देने, इन तमाम चीज़ों पे किसी जज का एहतसाब हुआ? हमने दूसरी मुकद्दस गाय का तो देखा है, काफ़ी जनरल्स कोर्ट मार्शल हुए हैं, काफ़ी ब्रिगेडियर हुए हैं, अब DGI का कोर्ट मार्शल हो रहा है। इनका नहीं होता, ब्रदर जज नहीं करते, सिर्फ फैसले सही कर लेते हैं। ये एहतसाब तो नहीं हुआ ना सर? मेरे ख्याल में जो आपकी जितनी मसाले हैं ना उनमें से एक थोड़ी सी चीज़ मिसिंग है, वो गुलाबी रंग का हाथी है जो कमरे में जिन अदवार की आप बात कर रहे हैं उसका जिक्र नहीं किया। बेहतर यही है कि हम ना करें। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त हमारी लोअर जुडिशरी के हालात हैं, जो हमारे हाई कोर्ट्स के हालात हैं, सोचा ये जा रहा है और यकीनन ये जो एक दौर गुजरा था जिसमें एक पूरी खेप जो थी वो बाकियात थी उस ऑर्डर की जो उस वक्त 1999 में मतलब नाफिज हुआ। तो वो जो कुछ हुआ उस माजी में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद थे कि ये वो जो बाकियात थी वो क्वेश्चन हो चुका था और ये अभी नया सिलसिला चल निकलना था। तो इसमें जो चीजें हुई हैं मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। सर एहतसाब क्यों नहीं होता मेरा यही सवाल है सर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन्होंने बनाया हुआ है, उधर आर्मी एक्ट है, जेट ब्रांच है, वो तो कर रहे हैं सर मुकद्दस गाय। मसलन ये है कि जिन फैसलों से आइन टूटता है, आइन की पामाली होती है, मुल्क डिटोरिएट होता है, मुंतखब अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर फेंक दिया जाता है। सही उठाकर फेंके, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सर खुद अदालत बताती है कि ये मावरे आइन फैसला हुआ है। तो सर मुझे ये सिर्फ पूछना है आपसे कि इन जजेस का एहतसाब क्यों नहीं होता? जजेस का एहतसाब का जो तरीक़ाकार है उसमें जिन जज साहिबान के खिलाफ कोई दरख्वास्त आई है, मैं यही तो आपसे कहा है पहले इस सवाल के दौरानिया कि उनका कम अज़ कम पहली दफ़ा हमने देखा है। ऐसे तो ये होता था कि 20 साल वो पड़ा रहता था, अब तो कम अज़ कम वो लग रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट आया है सामने जिसमें ये मुख्तलिफ तरीक़ों से उन चीज़ों को सर्कमवेंट करते थे, उसमें ये भी तरजीहात सामने आ रही हैं जिसमें ये जो केसेस अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एनी पर्सन, वो जब NRB थी उस वक्त ये आइन में डाला गया था कि एनी पर्सन दरख्वास्त दे सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, इसको वसी कर दिया गया था।
तो उसमें अगर नहीं, मतलब एक आदमी फेक डिग्री पे हो, करप्शन करे, मिसकंडक्ट करे, सबूत हो जाए, प्रूफ हो जाए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस चला जाए, वो रिजाइन कर दे, घर चला जाए, कुछ नहीं, बस खत्म। सर ये आप अगर अदालतों में इन जजेस का एहतसाब नहीं होगा, मैं तो नहीं कह रहा कि ये खत्म है और ये दुरुस्त है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो साकिब निसार जैसे जजेस थे उनको ये लेट दी जा रही है कि चूंकि ये रिटायर हो गए लिहाजा इनका कोई एहतसाब वगैरह जो कुछ इन्होंने किया, हालांकि इनके अपने ब्रदर जजेस ने इनके तमाम जो मुख्तलिफ फैसले थे उनमें जुडिशरी को रिवाइज करने पड़े हैं क्योंकि वो इतने सर इसीलिए तो कह रहा हूं कि अब तो ये पॉइंट भी नहीं है कि इन लोगों ने मावरा आइन फैसला दिया। जी मैं इधर आ जाता हूं जरा सा क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। हाफिजुल्लाह नाजी साहब, यही मेरा सवाल है कि दो मुकद्दस गाय, अब हम एक की तो देख रहे हैं काफ़ी अरसे से कि एहतसाब है, इनका एहतसाब नहीं होता है। इससे बड़ा नुकसान हुआ है हमारे निज़ाम को भी, जमहूरियत को भी। इलेक्टेड वज़ीर आज़म जो आवाम के नुमाइंदे हैं उनके चले जाने का पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है उस वक्त जो उनको उतारा गया है गैर आइनी तरीके से। जी, इनका एहतसाब क्यों नहीं होता सर? देखिए जी, बात यह है कि असल मसला जो है हमारे किसी निज़ाम में नहीं है। मैं तो अपने जो इलेक्शन का निज़ाम है, दुनिया का बेहतरीन सिस्टम हमारे पास इंटैक्ट है। जुडिशरी जो है, जो आइन के अंदर जिस तरीके से उसको बयान किया गया है, मेरा ख्याल है इससे ज़बरदस्त तरीके से उनको चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं और उनको आज़ादी भी दी गई है। इसी तरीके से रियासत के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनके बारे में भी यही सूरत हाल है। क्राइसिस कहाँ पे है? क्राइसिस ये है कि जब इस निज़ाम से अपने लिमिट्स से तजावज़ होता है तो उसका कोई हल नहीं है हमारे पास। अगर सुप्रीम कोर्ट है, आइन को मर्जी है आइन के मुताबिक फैसला देने के लिए आइन ही किसी चीज़ की अपनी मर्जी के मुताबिक इंटरप्रिटेशन करे या उससे सरफ नज़र कर ले। इसी तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, जो बंदा पीछे बैठा है वो मैटर करता है, इलेक्शन कमीशन का निज़ाम मैटर नहीं करता। और फिर उसके मुताबिक हमने देखा है कि कभी RTS का रोनर हो रहे होते हैं, कभी कोई एक रोनर हो रहे होते हैं, कभी फॉर्म 47 का रोनर हो रहे होते हैं। तो उसमें सिस्टम तो फेल नहीं हुआ। फिर सिस्टम में तो 45 भी था, 47 भी था, RTS भी थे, सब कुछ था। लेकिन सिस्टम को आया जब पामाल किया गया तो उसके लिए कोई हल है तो भी उसका कोई सूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मर्जी है फैसला मान ले, मर्जी है ना माने। कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं तो रियासत ने उसको मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बस उससे एक नज़र बचा के निकल गई है। तो हमारा मसला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक अजीब व गरीब, हम एक गुजलक में फंसी हुई कौम। एक चीज़ है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि अब वो हमें मिल सकती है, जो मिलनी चाहिए, और वो है मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उसकी कोख से आपका इक़्तिसादी बुरान भी है, उसकी कोख से आपका आइनी बुरान भी है, माशरती भी है, सफारती भी है। सारे बुरान उसकी कोख से जन्म ले रहे हैं। और उसके अंदर हाइब्रिड सिस्टम के ज़रिए हुकूमतें कायम की जाती हैं, हाइब्रिड सिस्टम के ज़रिए हुकूमतें हटाई जाती हैं, हाइब्रिड सिस्टम के मुताबिक हुकूमतें चलाई जा रही हैं। अब तो अरसा ही हो गया है कि मेरा ख्याल है कि सियासी हुकूमत जो है, मैं ये देखूँ कि वो अपने फैसले खुद कर रही है। इमरान खान साहब के 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाद जब 18 अगस्त को इक़्तिदार में आए तो मेरा ख्याल है कि तब से जो सिस्टम है पहले जुज़वी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में था, फिर कुली तौर पे आ गया। जब उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई तो उनके जो जितना कंट्रोल था वो दो चांद हो गया। फिर जब निगरान आई और ये हुकूमत आई तो अब तो लगता ये है कि आपके मुल्क के अंदर इमरान खान के वक्त से लेकर आज तक बगैर मार्शल लॉ के हम एक ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जो शायद मार्शल लॉ के अंदर भी किसी को इतनी सहूलतें ना हो। तो मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आज मैंने बता दिया आपको कि शहबाज शरीफ हकीकत है कि आसमान से तारे भी तोड़ लाएँ, तो इलेक्शन के अंदर लोगों ने उनको किसी खातर में नहीं लाना, क्योंकि इस वक्त सियासत उनके कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान साहब जो थे, इनका हाल दिसंबर 2021 तक सियासत में ज़ीरो हो चुके थे। यही लोग थे जो नवाज शरीफ से टिकट मांग रहे थे। नवाज शरीफ 25 नवंबर 2007 को जब पाकिस्तान वापस आए तो 14 साल
बिला शिरकत गैर पाकिस्तान के नंबर 1 लीडर भी थे, 2 भी थे, 3 भी थे। आखिर वो क्या हुआ कि दिसंबर 2021 का जो ज़ीरो है वो आज 2024 का हीरो है, और दिसंबर 2021 का जो हीरो था वो आज ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई बात हमारे कोई कारकर्दगी से ज़्यादा एक मेरे सवाल का भी दे दीजिए, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए सर, कि इस पाकिस्तान में गलत काम करने पर आपको और हमको, आम आदमी को तो सज़ा मिलती ही मिलती है। ब्यूरोक्रेसी को भी देखा हमने, इंतज़ामिया को भी देखा, सियासतदानों को भी देखा, फ़ौज को भी देख रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जिस इदारे ने इंसाफ और कानून करना है, अल्लाह के बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है इंसाफ और कानून का, वो अगर नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो गैर कानूनी काम कर रहा है, गैर आइनी काम कर रहा है, और उसका नुकसान सिर्फ उसकी ज़ात तक नहीं है, उसके इदारे तक नहीं है, 140 नंबर पे हैं हम इसकी वजह से, लेकिन उसका नुकसान हर आम पाकिस्तानी को और पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। उनका एहतसाब क्यों नहीं होता, इसका जवाब आप मुझे दे दें सर। मेरे पास सिर्फ अब 1 मिनट रह गया है। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब इतना अर्ज कर सकता हूँ कि इसका सीधी सी बात यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर इस मतलब जब इफ्तिखार चौधरी की कैंपेन चली तो आपने देखा कि उसके नतीजे में क्या हुआ, बड़ी कामयाब कैंपेन चली, इफ्तिखार चौधरी भी बड़ा किसी न किसी तरीके से बहाल हो गए। लेकिन उस कैंपेन के बाद जितना काला कोट था, चाहे वो अदालती कुर्सी बैठा था या अदालत के सामने पेश हो रहा था, उनके अंदर ये, और ये सिर्फ इस करनी है, पूरे पाकिस्तान के हर तबके का ये है कि उनके पास ये समझ आ गया कि शायद ये मुल्क हमारे पास जरगमाल हो सकता है। इसका फिर हाल एक ही होता है, फिर एक दिन कोई इमरजेंसी लगती है, फिर ये सारे लोग घरों में बैठे होते हैं। पर ये कोई हल तो नहीं है ना कि अगर ये अदालत ये चाहती है कि इसको या वो निज़ाम चाहिए जिसके अंदर सारे घरों में बैठे हों, ठीक, या फिर वो मनमानी करेंगे जिसके अंदर ये अपने मुताबिक मुल्क को उसी तरीके चलाना चाहे जिस तरीके से कोई एस्टेब्लिशमेंट चला रही है या कोई एक मुतलक अनान हुक्मरान चला रहे हैं। तो अदालत, मेरा ख्याल है कि इस वक्त अदालत जो है वो तो एक सियासी तौर पे ऑर्केस्ट्रेट कर रही है। एक अरसे से साकिब निसार साहब के वक्त में इसकी इंतहा हमने देखी थी। ठीक, अब आपको जो बंदा आपको अच्छा नहीं लगता, काजी फायद ईसा और जन आसिम मुनीर, ये इन बेचारों पे मुझे तरस आता है कि इनके काजी फायद साहब के पास 5 साल पहले तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने, इमरान खान ने तो पब्लिक में जो बुरा बुला कहा, इस सोशल मीडिया ने जो गलाजा, जो गन, जो बकवास किया, फिर आसिम मुनीर साहब भी लेफ्टिनेंट जनरल थे बेचारे, उनके खिलाफ 4-5 महीने कैंपेन चलाई। ये सारी क्या सूरत हाल है? सिर्फ यही है कि आप सजा सर, सजा मुजरिम कोई भी हो सजा देनी चाहिए सर, वो सजा सर, मुजरिम कोई भी हो। अगर जुडिशरी अपना एहतसाब नहीं कर रही है तो पार्लियामेंट आइन साजी करके ऐसा तरीक़ेकार करे कि उनका भी एहतसाब हो और मेरिट पे एहतसाब हो। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ चाहता है, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।